बिरला, वादिया, सिंघानिया और गोदरेज ये सिर्फ नाम नहीं, इंडिया के सबसे पुराने और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस हाउसेस हैं। इनकी कहानी देश की आज़ादी से भी पहले शुरू हुई थी। ये वो कंपनीज हैं जो इंडिया के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फ्रंट रनर्स रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो है कि पिछले 10-20 सालों में इन सब ने रियल एस्टेट में एंट्री ली है, और वो भी मुंबई से। वही मुंबई जहां पहले इनकी मिल्स और फैक्ट्रीज हुआ करती थी। आज वही जमीन स्काई स्क्रेपर्स में बदल चुकी है। हाल ही में बिरला ग्रुप ने भी अपना पूरा पेपर बिजनेस बेच दिया है ताकि वो रियल एस्टेट पे फुल फोकस कर पाए। रेमंड्स अपने रियल्टी आर्म को सितंबर में अलग से स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करने वाला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर इन बिग बिजनेस हाउसेस को रियल एस्टेट में अचानक से ऐसे क्या अपॉर्चुनिटी दिख गई? क्या उनके पास कोई स्पेशल पावर या कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी थी? वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं शांतनु जैन और आज के वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जब हमने बिरलास और वादियास के बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरीज मिले, और इन्हीं स्टोरीज में हमें बिरला, वादिया, रेमंड और गोदरेज की प्रेजेंट रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी में भी डीपर इंसाइट्स मिले। वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि कैसे बॉम्बे के कुछ बड़े फैमिलीज ने इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर को एक न्यू डायरेक्शन दिया। इसमें हम बहुत सारी ओरिजिन स्टोरीज भी देखेंगे, जैसे वादियास का बॉम्बे डाइंग, सिंघानियास का रेमंड और गोदरेज फैमिली का गोदरेज। पार्ट 2 में हम इंडिया के कुछ बड़े रियल एस्टेट कंपनीज का ब्लूप्रिंट समझेंगे, कैसे इन कंपनीज ने लास्ट 2-3 डेकेड्स में मैसिव स्केल अचीव किया है और कैसे वो इस ग्रोथ को फ्यूचर में कंपाउंड करने का सोच रहे हैं। एक चीज मैं वापस क्लैरिफाई कर दूं, हम यहाँ पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ कुछ लार्जर कॉन्ग्लोमरेट्स की बात करेंगे जिन्होंने टेक्सटाइल या दूसरे बिजनेस से रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई किया। पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को एनालाइज करने के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। चलो शुरू करते हैं। बात है 1800s की। ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे को एक सक्सेसफुल पोर्ट सिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इन पोर्ट्स के थ्रू हम चाइना और ब्रिटिश मार्केट्स के साथ ओपियम और रॉ कॉटन का ट्रेड किया करते थे। एज अ रिजल्ट मुंबई का ट्रेड सरप्लस काफी हाई था। वर्ल्ड लेवल पे हम अमेरिका जैसे कंट्रीज के साथ compete कर रहे थे। अब प्रॉफिट्स को और बढ़ाने के लिए ट्रेडर्स ने सोचा कि क्यों ना फोकस ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट किया जाए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया जाए। बहुत सालों की मेहनत के बाद फाइनली 1854 में एक पारसी कैपिटलिस्ट ने मुंबई का फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल मिल सेट किया। इस मिल का नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। ब्रिटिशर्स के लिए भी एक फायदे का सौदा था। वो बॉम्बे में लोगों को सेटल करना चाहते थे, तो उन्होंने मिल्स के लिए लैंड सस्ते में लीज पे देना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते 1900 तक बॉम्बे में 138 मिल्स बन चुके थे, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग काम कर रहे थे। एक पॉइंट पे बॉम्बे का 2/3 वर्किंग पॉपुलेशन मिल्स में ही काम कर रहा था। 1947 में फिर देश आज़ाद हुआ और ये मिल्स चलते रहे। मिल्स बॉम्बे के लिए सिर्फ इकोनॉमिक इंजन नहीं थे, मिल्स बॉम्बे की आइडेंटिटी बन चुके थे। बट 1980s में चीज़ें बदलने लगी। मिल ओनर्स आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे चल रहे थे और ग्लोबल कंपटीशन बढ़ते जा रहा था। वर्कर्स भी लो वेजेस से डिससेटिस्फाइड थे। एज अ रिजल्ट 1982 में 2.5 लाख से ज़्यादा वर्कर्स ने ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया। इस स्ट्राइक के बाद 25 मिल्स को सिक डिक्लेयर कर दिया गया एंड उन्हें नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन और मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर कर दिया गया। इन सब रिस्ट्रक्चरिंग के बाद सिर्फ 32 प्राइवेट मिल्स बचे थे। धीरे धीरे इन प्राइवेट मिल्स ने भी ऑपरेट करना बंद कर दिया। 595 एकर्स की जमीन जो इन मिल्स ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, अब उसका कोई यूज नहीं था। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हिसाब से इन मिल ओनर्स को अपने लैंड की रियल वैल्यू समझ आ गई थी। मिल लैंड सेंट्रल मुंबई में लोकेटेड है, जो कि साउथ मुंबई को सबर्ब से कनेक्ट करता है। उनको एक बहुत ही वैल्यूएबल पीस ऑफ लैंड मिला हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पर्पसफुली ही मिल्स अपग्रेड नहीं किए। एंड दूसरी तरफ उन्होंने अपने टेक्सटाइल का काम छोटे छोटे शहरों में डाइवर्ट कर दिया। दे वर होपफुल कि उन्हें या तो इन लैंड्स को डेवलप करने की परमिशन मिल जाए या फिर सेल करने की। अब रीजन चाहे जो भी हो, मुंबई सिटी का इंडस्ट्रियल हब से फाइनेंशियल हब में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया था और इन मिल ओनर्स को बस पेशेंटली वेट करना था, तब तक जब तक लॉ उनके फेवर में ना आ जाए। ध्यान रहे, ये हम 1970s और 1980s की बात कर रहे हैं, जब रियल एस्टेट लॉज इतने सॉर्टेड नहीं हुआ करते थे। ऐसे बहुत सारे लॉज थे जो मिल ओनर्स को मिल के लैंड को डेवलप करने से रिस्ट्रिक्ट करते थे। अब कहने को तो ये लीज होल्ड लैंड्स थे, बट मिल ओनर्स को ये लैंड्स, आपको पता है, ऑलमोस्ट फ्री में मिल गए थे। 2005 तक का रेंटल वैल्यू देखो,
लोअर परेल में लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट के लैंड के लिए श्री शक्ति मिल्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बस 1873 रुपीज का एनुअल रेंट पे करना पड़ता था। मतलब कुछ 1 पैसा पर स्क्वीट पर एनम से भी कम। एक और एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स मिल्स का। इनके पास 80,000 स्क्वायर फीट लैंड था, जिसके लिए इन्हें बस 48 रुपीज पर एनम का रेंट देना पड़ता था। यस, ओनली 48 रुपीज। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वक्त के साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मिल ओनर्स को लैंड डेवलप करने की भी परमिशन दे दी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। 1991 में डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स आए, जिसमें मिल ओनर्स को लैंड के 3 हिस्से करने पड़ते। 1/3 लैंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना पड़ता पब्लिक एमिनिटीज जैसे पार्क एटसेट्रा डेवलप करने के लिए। 1/3 लैंड महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को देना पड़ता, जहां वो मिल वर्कर्स को हाउसिंग प्रोवाइड करते। और बाकी बचे 1/3 लैंड को मिल ओनर्स जैसे मन वैसे यूज कर सकते थे। साउंड्स फेयर ऑल्सो। जो लोग अपना सब छोड़ छाड़ के मिल में काम करने आए थे, उनको लैंड मिल जाता। कुछ लैंड पब्लिक सर्विसेज क्रिएट करने में यूज हो जाता और बाकी लैंड मिल ओनर्स को मिल जाता। बट मिल ओनर्स को ये प्रपोजल कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने और चेंजेस के लिए पुश किया और फिर फाइनली 2001 में एक क्रूशल अमेंडमेंट आया, जिसके हिसाब से ये 1/3 1/3 1/3 का रूल मिल लैंड के ओपन स्पेस पे ही अप्लाई हुआ। जहां ऑलरेडी कुछ बना हुआ था, वो पार्ट डिवाइड नहीं होता। इस एक अमेंडमेंट के कारण मिल ओनर्स के पास डेवलपमेंट के लिए 86% लैंड शेयर आ गया इंस्टेड ऑफ 33%। सिटी अम्यूनिटीज के लिए 8% रह गया और घर बनाने के लिए 6%। और जैसे ही ये लॉ मिल ओनर्स के फेवर में हुआ, बॉम्बे के मिल ओनर्स अब रियल एस्टेट डेवलपर्स बनने लगे। इससे पर्टिकुलरली वादियाज, बिरलाज और रेमंड ग्रुप को बहुत फायदा हुआ। एक एक करके इनकी भी स्टोरीज क्विकली समझते हैं। वादियाज मुंबई के सबसे पुराने बिजनेस फैमिलीज में से एक हैं। इनफैक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो एलन वादिया को 1700s में स्पेशली शिप्स बनाने के लिए बॉम्बे इनवाइट किया था। देखते ही देखते वादियाज ने एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। ब्रिटानिया, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी, ये सब कंपनीज वादिया ग्रुप की ही हैं। उन्होंने ओवर द इयर्स बहुत लैंड पार्सल्स भी अक्यूमुलेट कर लिए, अबाउट 700 एकर्स इन मुंबई इटसेल्फ। बट एक बहुत क्रूशियल लैंड पार्सल उनके टेक्सटाइल बिजनेस से आया, मिल से। उन्होंने 2005-6 से ही अपने मिल के लैंड पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था और फॉर्मली उन्होंने 2011 में अपनी एंट्री अनाउंस कर दी। रेमंड और बिरला ग्रुप की भी सिमिलर स्टोरी है। सिंघानिया फैमिली ने 1944 में रेमंड मिल अक्वायर किया था। 2009 से 2010 में गौतम सिंघानिया ने शेड ग्रुप के साथ लैंड डेवलप करने की कोशिश की, बट जब देखा कि रेगुलेटरी हर्डल्स बहुत हैं, तो वो अपने 125 एकर्स के प्लॉट के लिए बायर ढूंढने लग गए। पर उन्हें बायर भी नहीं मिला, तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने खुद ही लैंड डेवलप कर लिया और 2019 में फॉर्मली रियल एस्टेट में एंट्री ले ली। बिरलास की बात करें तो उनका सेंचुरी मिल्स 30 एकर्स की जमीन पे बनाया गया था। इन 30 एकर्स में 10 एकर्स उनको वादिया ग्रुप से 999 ईयर्स के लीज पे मिला था। रिसेंट ईयर्स में दोनों फैमिलीज ने इस लैंड के लिए लीगल बैटल्स फाइट किए हैं और फिर अल्टीमेटली आदित्य बिरला रियल एस्टेट ने सितंबर 2024 में 1100 करोड़ रुपीस पे करके इस लैंड के लिए टाइटल राइट्स अक्वायर कर लिया है। बिरलास ने 2016 में रियल एस्टेट आर्म इनकॉर्पोरेट करने से पहले ही सेंचुरी मिल्स के लैंड पे 2 कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स बना लिए थे और ये एक्सपीरियंस उनके रियल एस्टेट वेंचर का बिल्डिंग ब्लॉक बन गया। बट सिर्फ कॉन्ग्लोमरेट्स ने ही इस मिल्स टू रियल एस्टेट ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा नहीं उठाया है। दूसरे मिल ओनर्स ने भी इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया, जैसे कि कमला मिल्स और फीनिक्स मिल्स। दोनों मिल्स मॉल्स में कन्वर्ट हो गए। फीनिक्स के तो ऑल ओवर इंडिया 12 मॉल्स खड़े हो गए हैं। फीनिक्स पैलेडियम, फीनिक्स मार्केट सिटी, फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया। बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मिल ओनर्स को ही मुंबई का रियल एस्टेट बूम का फायदा हुआ है। गोदरेज और हीरानंदानी ग्रुप ने भी सही टाइम पे एंट्री लेके अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। बट रियल एस्टेट बिजनेस में एंट्री लेना और उसको बड़े प्लेयर्स के लीग में एस्टैब्लिश करना दो अलग बातें हैं। इस बिजनेस में ग्रो करने में बहुत साल लग जाते हैं और ये एक्सेप्शन बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए भी नहीं है। तो चलो अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में जाते हैं। इसमें हम कुछ कंग्लोमरेट्स का एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि वो क्या प्लेबुक फॉलो कर रहे हैं, कैसे वो अपने लेगेसी बिजनेस से डाइवर्सिफाई करके रियल एस्टेट बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू करते हैं गोदरेज की कहानी से। 1990s के लिबरलाइजेशन के टाइम जब इंडिया अपनी इकोनॉमिक फ्यूचर रीडिफाइन कर रहा था, तब गोदरेज ग्रुप ने क्वाइटली एक नया वर्टिकल लॉन्च किया, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। गोदरेज के पास लेगेसी बिजनेसेस थे, लॉक्स, अप्लायंसेस और केमिकल्स। पर उनके पास एक और चीज थी जो बाकी लोगों के पास नहीं थी, लैंड।
बहुत सारा लैंड। 2015 के एक सर्वे के हिसाब से मुंबई के हैबिटेबल लैंड का 20% सिर्फ 9 प्राइवेट एंटिटीज के पास है, और इस 20% का आधा, मीनिंग मुंबई का 10% हिस्सा गोदरेज के पास है, विक्रोली में। पर 1990s में जब गोदरेज की शुरुआत हुई तो उन्होंने तुरंत विक्रोली के 3400 एकड़ लैंड पार्सल को मोनेटाइज नहीं किया। उनका मॉडल कंजर्वेटिव था। अर्ली ईयर्स में स्केल कम था, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रांग थी। कंपनी ज्यादा लैंड बैंकिंग या लैंड बाइंग नहीं कर रही थी, बल्कि वो एक एसेट लाइट मॉडल पे काम कर रही थी, विच मीन्स वो मोस्टली डेवलपमेंट मैनेजमेंट का मॉडल फॉलो कर रही थी। इस मॉडल में रियल एस्टेट कंपनीज खुद लैंड नहीं बाई करते हैं, बल्कि दूसरे लैंड ओनर्स के साथ अग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें वो प्रॉपर्टी डेवलप, मार्केट और सेल करने के सर्विसेज के एक्सचेंज में एक फीस या रेवेन्यू शेयर मांगते हैं। 2009-2010 में जब गोदरेज प्रॉपर्टीज लिस्ट हुआ, तब उसका रेवेन्यू यही कुछ 250 करोड़ के आसपास था, और वहीं दूसरी तरफ डीएलएफ का रेवेन्यू 7400 करोड़ के अराउंड था। आईपीओ के बाद कंपनी ने धीरे धीरे अपना मॉडल बदला। रियल एस्टेट सेक्टर को अच्छे से 10-20 ईयर्स में समझने के बाद, अपना नाम कमाने के बाद गोदरेज अपने ग्रोथ फेज के लिए तैयार था। 2011 में कंपनी ने विक्रोली में एज डेवलपर्स अपना पहला रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। एज पर एन इकोनॉमिक टाइम्स आर्टिकल, ये जो विक्रोली का लैंड है उसकी डेवलपमेंट पोटेंशियल 1 लाख करोड़ के ऊपर की है। विक्रोली के डेवलपमेंट के साथ साथ कंपनी ने और भी बोल्ड मूव्स लेना स्टार्ट किया। 2018 टू 2019 में उन्होंने प्रेफरेंशियल इशू से 1000 करोड़ रुपीस रेज किए, और फिर 2019-20 में QIP के थ्रू 2100 करोड़। 2017 में रेरा के आ जाने से इन फॉर्मल प्लेयर्स को और भी बहुत हेल्प हुई। जो नॉन सीरियस और नॉन कंप्लायंट डेवलपर्स थे वो मार्केट से कम होने लगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज के प्रेस रिलीज के हिसाब से इक्विटी रेज वाज स्पेसिफिकली टाइम्ड to take advantage of a counter-cyclical investment strategy. Current market dynamics, where the NBFC crisis has further worsened an already challenged liquidity environment, provides us an unprecedented opportunity to strengthen our business development pipeline. Simple words में, जब बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तब गोदरेज ने एक वॉर चेस्ट बनाया और बहुत से लैंड अक्वायर करना चालू कर दिया। फिर जब 2021 में रियल एस्टेट मार्केट में अप साइकिल आया, गोदरेज उसे पूरी तरह एक्सप्लॉइट करने के लिए रेडी था। रिजल्ट, Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने पहली बार 10,000 करोड़ रुपीस के सेल्स बुकिंग्स किए हैं। ये लास्ट 3 इयर्स में एक 55% का CAGR शो करता है। And now they claim to be the largest real estate developer in India by booking value. आज के दिन गोदरेज ने रियल एस्टेट सेक्टर के हैवी वेट्स के बीच अपनी जगह बना ली है, जैसे कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसे हम लोढ़ा ग्रुप के नाम से जानते हैं, DLF प्रेस्टीज, ओबरॉय एंड ब्रिगेड रियलिटी, ये सारे ही कॉम्पिटिटर्स हैं गोदरेज के। रेवेन्यू टर्म्स में गोदरेज इन 5 कंपनीज से पीछे है अभी भी, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो अब नंबर 2 पे चल रहा है। गोदरेज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 10% से कम है, बाकी प्लेयर्स का उससे ज्यादा है, एंड कंपनी अभी ग्रोथ फेज में है। इनफैक्ट गोदरेज तो पैन इंडिया अपनी प्रेजेंस बनाना चाह रहा है। रियल एस्टेट मोस्टली एक रीजनल बिजनेस है, 1 to 2 सिटीज में ही पकड़ मजबूत करने में टाइम लग जाता है। DLF प्रेस्टीज कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनका प्रेजेंस 10 से ज्यादा सिटीज में है, और गोदरेज भी सिमिलरली ग्रो करने का प्लान कर रहा है। ऑपरेशनली ये थोड़ा चैलेंजिंग है, बट अगर कंपनीज उसको क्रैक कर पाती है तो इसके फायदे बहुत हैं। अक्रॉस इंडिया जहां जहां ग्रोथ रेट बढ़ेगी, कंपनी वहां वहां जल्दी से स्केल कर पाएगी। अपनी पोजीशन टॉप 3 में सॉलिडिफाई करने के लिए गोदरेज क्विकली स्केल करना चाह रहा है। कंपनी ने फिर से दिसंबर 2024 में QIP के थ्रू 6000 करोड़ रुपीस रेज किया था। उनका मानना है कि करंट रियल एस्टेट बूम आगे कुछ सालों तक कंटिन्यूड रहेगा, और उनकी बुकिंग्स भी इस बात का अंदेशा उनको दे रही है। बेसिकली उनकी स्ट्रैटेजी को अगर समराइज करें तो उन्होंने शुरू ईयर्स में कंजर्वेटिव और एसेट लाइट मॉडल पे वर्क किया, और एक्सपीरियंस आने के बाद सही समय पे अग्रेसिव स्टैंस लेके एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। उनका ये अप्रोच अब बाकी कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए भी एक अच्छा प्लेबुक बन गया है। रेमंड रियल्टी को ही देख लो, वो भी अभी सिर्फ खुद के मिल लैंड पे डेवलपमेंट कर रहा है। उनके पास थाने में कुछ मिल का लैंड है जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल 25,000 करोड़ बताया जा रहा है। अगर आप कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देखोगे तो उससे पता चलेगा कि इसके अलावा भी कंपनी ने 6 जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिए हैं जिनका रेवेन्यू जनरेटिंग पोटेंशियल अभी 14,000 करोड़ रुपीस के आसपास है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, रेमंड के रियल्टी आर्म का फाइनेंशियल 25 का एनुअल रेवेन्यू अराउंड 2300 करोड़ का है, और इबिडा मार्जिन 21.9% का है, एंड अब ये अलग से भी लिस्ट होने वाला है सितंबर में। एज ऑफ नाउ ये कंपनी न्यू लैंड पार्सल्स नहीं परचेज कर रही है, बट मे बी सम ईयर्स डाउन द लाइन ये भी गोदरेज की तरह एक अग्रेसिव स्टैंस ले ले। अब अगर बॉम्बे डाइंग को देखें तो वो भी एक सिमिलर अप्रोच फॉलो कर रहा है। खुद के मील को डेवलप करते करते वो बाकी जॉइंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर कर रहा है।
और दोस्तों जब हमने बॉम्बे डाइंग के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस वगैरह देखे तो हमें समझ में आया कि रियल एस्टेट में सक्सेसफुल होना बॉम्बे डाइंग के लिए बहुत क्रूशियल है। कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन राहुल आनंद के हिसाब से द फ्यूचर ऑफ बॉम्बे डाइंग कंपनी इज बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द रियल एस्टेट डिवीजन, बट दे स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। जिस पोजीशन में गोदरेज 2000s में था उस पोजीशन में बॉम्बे डाइंग अभी है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कंपनी ने रियल एस्टेट से सिर्फ 100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कमाया था। कंपनी का 83% रेवेन्यू पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग से ही आता है। बट अगर आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के स्टार्टिंग के पेजेस देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एक रियल एस्टेट कंपनी ही है। दिस केस लुक्स वेरी सिमिलर टू आदित्य बिरला रियल एस्टेट। अभी कुछ दिनों पहले तक आदित्य बिरला रियल एस्टेट का भी मैक्सिमम रेवेन्यू पेपर और पल्प के बिजनेस से आ रहा था, बट रिसेंटली डेट रिड्यूस करने के लिए उन्होंने अपने पेपर बिजनेस को आईटीसी को सेल कर दिया। इस ट्रांजैक्शन पे भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी रेफर कर सकते हो। आदित्य बिरला रियल एस्टेट की स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो एक मिक्स्ड फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। फ्रॉम डेवलपिंग देयर मिल लैंड टू अक्वायरिंग न्यू लैंड पार्सल्स टू साइनिंग जेडीएस, वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। इनफैक्ट वो अभी रीडेवलपमेंट मॉडल भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सिर्फ मुंबई में ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी है। तो ये रीडेवलपमेंट एग्जैक्टली है क्या? ग्रेटर मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से अगर कोई बिल्डिंग 30 ईयर से पुरानी होती है तो वो रीडेवलपमेंट के लिए क्वालिफाई करती है। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से अभी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ऐसे 25,000 बिल्डिंग्स हैं जिनको रीडेवलप किया जा सकता है। इन 25,000 बिल्डिंग्स का एस्टिमेटेड वैल्यू कुछ 30,000 करोड़ का है। ये बिल्डिंग्स जब बने थे तब फ्लोर स्पेस इंडेक्स या एफएसआई कंपैरेटिवली लो था। अब इन बिल्डिंग्स के लिए हायर एफएसआई का परमिशन मिल रहा है, मतलब सेम प्लॉट पे ज्यादा बिल्टअप एरिया। रीडेवलप करके इस स्पेस को ऑप्टिमली यूज किया जा सकता है। पूर्वांकरा ने तो मुंबई के रीडेवलपमेंट मार्केट में 2023 में ही एंट्री ले ली थी नवंबर में, और गोदरेज ने भी बहुत पहले ही रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पिक करना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट रेमंड के सीएफओ मिस्टर अमित अग्रवाल भी इस रीडेवलपमेंट मार्केट को लेके बहुत बुलिश हैं। आई विल कोट हिम फ्रॉम एन इंटरव्यू इन द इकोनॉमिक टाइम्स। If you ask me, we see that the opportunity in Mumbai is trillions of dollars. All across the city, there are many old buildings which have got older and lower FSI. Today, with the recent changes, the increase in the FSI norms, everybody wants to have a better lifestyle, better community, and everything. तो बेसिकली ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट है। वी डोंट नो दैट बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो डेफिनेटली है। तो दोस्तों रियल एस्टेट बेसिकली एक लंबी हिस्ट्री वाला स्पेस है। इसको बिना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कॉन्स्पिरेसी से भरी ये इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडिया के लिए नेसेसरी भी है। चलिए क्विकली वीडियो को समराइज कर लेते हैं। वक्त के साथ बॉम्बे तेजी से बढ़ता चला गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम यहाँ मिल्स बने। इन मिल्स ने बॉम्बे के अर्बन डेवलपमेंट को कैटलाइज किया, जिससे बहुत लोग अमीर हुए। फिर जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब ये शहर इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल बन गया। मुंबई के अमीर लोगों को और अमीर होने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, उनको रियल एस्टेट में एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, और वो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत स्मार्टली ऑप्टिमाइज कर रहे हैं मार्केट में सप्लाई कंट्रोल करके। इसीलिए तो ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स में मुंबई सेकंड रैंक पे आता है। इसीलिए तो मुंबई इज द सिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट। जहाँ सबसे लग्जूरियस बिल्डिंग्स हैं वहीं दुनिया का लार्जेस्ट स्लम भी है। जहाँ मिल ओनर्स को रियल एस्टेट के लिए लॉन्च पैड मिल गया, वहीं मिल वर्कर्स इतने साल बाद भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज भी उन्हें लॉटरी बेसिस पे घर अलॉट किया जाता है। क्या कुछ सालों में इन स्लम ड्वेलर्स की जिंदगी भी बदल पाएगी? क्या एक बूमिंग रियल एस्टेट सेक्टर उनके लाइफ्स को भी ट्रांसफॉर्म कर पाएगा? सोचने की बात है। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप ऐसे और भी केस स्टडीज जानना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।